नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं दीपक जोशी। आज मैं हल्द्वानी में हूं और मेरे साथ बैठी हुई हैं दिया आर्या जी, जो महिलाओं और जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा के लिए जागरूक कर रही हैं और इसके साथ साथ कविताएं भी लिखती हैं और कविताएं जो उत्तराखंड से जुड़ी हुई होती हैं। आज हम इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम दिया है, जैसे कि आपने बता दिया है। और मैं गर्ल्स पे मतलब लड़कियों पे जो लैंगिक भेदभाव होता है उस पे मतलब लड़कियों को आवाज़ उठाने के लिए वो करती हूँ, प्रेरित करती हूँ कि कैसे हम अपने अधिकार को मतलब जो संविधान द्वारा हमें अधिकार दिए गए हैं उनको हम कैसे अचीव करें। कैसे हम उनको मतलब अपनी लाइफ में कैसे जो हमें मिल नहीं पाता है वो अधिकार हम कैसे लें, ये सब सिखाती हूँ। आर्टिकल्स लिखना भी सिखाती हूँ और गर्ल्स पे मतलब जो लैंगिक भेदभाव होते हैं उनका सामना कैसे कर सकते हैं। और मैं जैसे हिमाचल दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ पे भी ऑनलाइन कार्य करती हूँ, जहाँ पे मतलब वर्कशॉप के लिए भी मैं जाते रहती हूँ इधर उधर। और वहाँ पे मैं सिखाती हूँ कि लेखन क्या है, लेखन हम कैसे करते हैं, लेखन से जुड़ी सारी चीजें। और मैं जगह जगह पे वर्कशॉप भी कराती हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया आप देश के अनेक हिस्सों में जाके वहाँ या ऑनलाइन माध्यम से लड़कियों को जागरूक कर रही हैं लिखने के लिए और जो भी भेदभाव उनके साथ होते हैं। क्या लिखते हैं आप कविताएं में? जैसे कि एक कविता पहले सुनाइए, फिर आगे बात करें। सर मैं अभी अपनी फर्स्ट कविता सुनाऊंगी जिससे कि मेरे लेखन का सफर शुरू हुआ था। और ये कविता मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि ये अमेरिका की न्यूज़पेपर में तक पब्लिश हुई थी। अफवाहों से जन्मी है। ये भी गर्ल्स पे था कि जब एक लड़की पैदा होती है तो वो पैदा होने से मृत्यु तक सिर्फ अफवाहें ही सुनती रहती है। तो यही कविता थी। उसे कहने से पहले दो लाइन कहती हूँ। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। अब शुरू करती हूँ अपनी कविता। सही करो फिर भी ये दुनिया क्यों देती मुझको इल्जाम। नजरिया गलत तो दुनिया का है, मैं क्यों छोड़ दूं अपना काम। अफवाहें ताने सुनते हुए भी मैं नहीं रुकी चलते चलते। अफवाहों से जन्मी ये अब तो आग भी थक गई ना जलते जलते। कि बाधा डालना दुनिया का काम, कि बाधा डालना दुनिया का काम। मैं करूंगी वो जो मन चाहे। ऐ दुनिया वालों ये मेरी किस्मत ले जाएगी वहाँ जहाँ है राही। जिंदगी सबकी अपनी अपनी, कि जिंदगी सबकी अपनी अपनी। जैसा समा बुझेगी जलते जलते। अफवाहों से जन्मी ये अब तो आग भी थक गई ना जलते जलते। कितना मजाक उड़ाओगे तुम, एक पल का जरा धैर्य धरो। दूसरों का घर झांकते हो, कभी अपना घर भी देखा करो, कि कभी अपना घर भी देखा करो। मुझे मतलब नहीं दुनिया से, मेरी माँ ही मेरा संसार है। झूठ फरेब से कोसों दूर, कि झूठ फरेब से कोसों दूर। माँ खुशियों का भंडार है, माँ खुशियों का भंडार है। सारी अफवाहें मिट गई सूरज के साथ ढलते ढलते, कि सारी अफवाहें मिट गई सूरज के साथ ढलते ढलते। अफवाहों से जन्मी अब तो आग भी थक गई ना जलते जलते। जी बिल्कुल, क्या शानदार कविता है। इसमें क्या गहराई से शब्दों को चयनित किया गया है और एक निचोड़ शब्दों का इस कविता में आपने निकाला है। आपने कहा ये अमेरिका में प्रकाशित हुई थी। कहाँ अमेरिका में प्रकाशित हुई थी? सर ये अमेरिका में बहुत से मतलब न्यूज़पेपर से मैं पब्लिश हुई थी ऑनलाइन माध्यम से। तो काफ़ी मतलब बड़े बड़े न्यूज़ में भी ये पब्लिश हुई थी। अभी तो मुझे याद भी नहीं क्योंकि बहुत पहले पब्लिश हो चुकी थी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि तो आपको ये लिखने की जो प्रेरणा थी और जो महिलाओं या लड़कियों की कहें स्थिति कमज़ोर हो रही है, ये आपको क्यों लगा कि इस पे बात होनी चाहिए? कहाँ से ये प्रेरणा मिली? सर इसकी प्रेरणा मुझे खुद की माँ से मिली। जब हम गांव में रहते थे तो ये हुआ था कि हम बहने थे तो समाज में काफी ताने सुनने को मिलते थे। समाज वाले काफी कुछ बातें बनाते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लड़कों से बढ़कर काम करें ताकि लोगों को लगे कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। तो उसके बाद मैंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में जुड़ी और वर्कशॉप अटेंड की वहाँ पे। तो जिसके माध्यम से मैंने लेखन शुरू किया और
मुझे लेखन से जुड़े तथ्यों को मैंने ध्यान से सीखा और आज मैं मतलब जगह-जगह सिखाती हूँ। तो मुझे अपनी माँ से प्रेरणा मिली कि मतलब जब एक बार ये हुआ था कि जब मैं छोटी-सी थी मैं 7th में होंगी, तो हमारे किसी ने कह दिया था कि अब तो जैसे बेटियाँ-बेटियाँ थी, अब इनकी शादी हो जाएगी तो इनका तो वंश खत्म है। तो उस दिन मुझे काफ़ी बुरा लगा था। मैंने खाना भी नहीं खाया था, मैं रोने लगी थी। तो उस दिन मेरी माँ ने पहली बार मुझे समझाया था कि अगर तुम ही मतलब लोगों के मुँह पे नींबू लगा दोगी, कुछ ऐसा काम कर दोगी, तो लोग नहीं कहेंगे कि लड़कियाँ हैं, लोग कहेंगे कि तुम लड़का हो। तो उसी दिन से मुझे प्रेरणा मिली कि मतलब मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। तो मैंने औरतों के खिलाफ आवाज़ें उठाई कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो पाए। जी बिल्कुल, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यह आपने वहाँ पर सोचा, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप पहाड़ में कहाँ से रहने वाले हैं? कहाँ आपका गाँव है जहाँ आपके साथ ये घटना हुई? सर मैं बागेश्वर के कपकोट के असो गाँव से हूँ। वहाँ पे मतलब कपकोट साइड में काफ़ी लैंगिक भेदभाव होता है। फैमिली में हमारा ऐसा नहीं था, मेरे पापा ने कभी ऐसा नहीं किया। लोगों के लड़कों से अच्छा रहन-सहन हमारा था, पर जो बाहर के लोग थे वो काफ़ी कुछ सुनाते थे। वहाँ पे काफ़ी अभी भी जेंडर इक्वलिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो अब हम एक दूसरी कविता सुनना चाहेंगे, जो उसके बाद आपने लिखी, क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारी कविताएँ लिखी हैं। एक कविता। एक कविता और तो मैं सुनाती हूँ, बेटियों पे ही सुनाती हूँ। बिल्कुल। काफ़ी वक़्त से ढूँढ रही हूँ सुकून है ज़िंदगी, जिस पल मुस्कुरा दो उसे सुकून मान लेती हूँ। कि काफ़ी वक़्त से ढूँढ रही हूँ सुकून है ज़िंदगी, जिस पल मुस्कुरा दो उसे सुकून मान लेती हूँ। 4 बातें अच्छी सुन लो तो उसे ज़िंदगी के किस्से कह लेती हूँ। 4 बातें अच्छी सुन लो तो उसे ज़िंदगी के किस्से कह लेती हूँ। अगर कोई प्यार से बुलाए तो सोच लेती हूँ कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, पर क्या करूँ ये ज़िंदगी किसी से बदतर नहीं। सोच लेती हूँ कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, पर समझूँ तो मुझसे ज़िंदगी बदतर किसी और की नहीं। मैं तो सृष्टि की रचयिता थी लगता था, पर अब ऐसा नहीं लगता। अब लगता है कि मैं ही एक श्रापित थी, जिसने जन्म लिया था नारी रूप में, जिसने ये सृष्टि को रचा था एक स्वरूप में। जब ये पुरुष छोटा था तो माँ यशोदा बन मैंने ही पाला था। जब रणभूमि में जाने लायक हुआ तो माँ भद्रकाली बन मैंने ही अंधकार से उजाले में ढाया था। जब ज्ञान पाने योग्य हुआ तो माँ शारदा बन मैंने ही 9 रूपों में साथ निभाया था। पर अब क्या करूं जब अंधकार की ज्योति प्रकाश की ज्योति से बढ़ रही है, जब इसकी जो इसके अत्याचार है वो मेरे सर के ऊपर से चल रहे हैं। मैं नाश तो नहीं कर सकती इस सृष्टि का, क्योंकि ये मेरे ही हाथों से रची एक दुनिया है। क्योंकि ये मेरे हाथों से रची एक दुनिया है, क्योंकि मैंने तो ममता के रूप में भी साथ निभाना है। मैं ही माँ हूँ तो मैं अपने पुत्र का तो वध कर नहीं सकती। ये सृष्टि मेरी ही है, ये समझ के मैं हर बार माफ कर देती हूँ। वरना जो अत्याचार हुए थे उनके खिलाफ आवाजें उठाने को भी मैं भी कायम थी। असक्षम नहीं सक्षम थोड़ी सी थी, अक्षम नहीं सक्षम थोड़ी सी थी। पर लालच खुद की जिंदगी पे भी है कि अत्याचारों पे पलते हुए बड़ी मैं भी हुई थी। जी बिल्कुल, क्या अत्याचारों की बात की, और जो देश में कहते हैं कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, उसका उदाहरण आप बन रही हैं, जो लिख रही हैं। आप किसे पढ़ते हैं? कौन आपके सबसे प्रसिद्ध जिन्हें आप फॉलो करते हैं लेखक हैं? सर मुझे गुलजार अच्छा लगता है और मैं सुमित्रा नंदन पंत जी की छायावादी कविताएं भी पढ़ती हूँ। वैसे तो ज्यादा मैं किसी लेखक की कृतियां नहीं पढ़ती। वर्तमान वाले किसी लेखक की? कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, अच्छा। जी वो काफी अच्छा लिखते हैं। और जैसे स्वाति सिंह मैम है, एक बार मैंने दिल्ली में एक बेकैद का प्रोग्राम अटेंड किया था। उन्होंने वहाँ पे बताया था कि महिलाओं के बारे में कि आज तक कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो न्यूज़ रिपोर्टर की कुर्सी तक बैठी है। उसी दिन से मुझे भी समझ आया था अपना जीवन का उद्देश्य कि मैंने आगे चल के क्या करना है, और महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनका मतलब मैंने भी उन जो अत्याचारों को सहा है उनके खिलाफ आवाज़ें उठाना उसी दिन से मैंने जाना था। जैसा कि आपने बताया कि अत्याचार आपने भी सहे,
किस टाइप के अत्याचार सहे? जैसे मतलब ये होता था कि काफ़ी लैंगिक भेदभाव, जैसे पीरियड टाइम पे महामारी के दौरान हम लोगों को गौशाले में अलग सा रख दिया जाता था। गौशाले में गाय भैंसों के साथ रहना पड़ता था। 4 बजे सुबह नदियों में नहाने को, और पीरियड टाइम पे भी जब कमजोरी होती थी तो उस टाइम पे भी जंगल जाके लकड़ियाँ लानी पड़ती थी। काफ़ी मतलब काफ़ी सारे अत्याचार। जी, ये तो अभी भी होता है। आप पहाड़ों में अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के अनेक क्षेत्रों में, जी। शहरों में इस पे कमी आ गई। ये तो अभी भी हो रहा है। जी, ये अभी भी हो रहा है, पर धीरे-धीरे कहीं-कहीं पे मतलब देखा जाए तो कपकोट में जहाँ पर मैं थी वहाँ पे तो अब नहीं होता कपकोट, असम में अभी बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वहाँ के लोगों की सोच अब धीरे-धीरे मतलब बदलती जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले मतलब कुछ ही सालों में पूरे उत्तराखंड की ये मानसिकता बदल सकती है, अगर हम ऐसे ही जगह-जगह पे वर्कशॉप कराएँ और कार्य कराएँ मतलब कार्यक्रम कराएँ तो ये सोच बदल सकती है। जी, बिल्कुल। आपको लगता है कि जागरूकता लाने के लिए जगह-जगह छोटे-छोटे नुक्कड़ सभाएँ जैसे नेता करते हैं, उसी तरीके से नुक्कड़ों में जाके लोगों को जागरूक किया जाए कि यह सही नहीं है। इसमें तो जैसा कि आपने कहा कि मासिक के वक़्त में मंदिरों में जाने पर रोक रहती है। आप जी, कुछ खेत होते हैं जिसमें स्पेशल चीज़ लगाए जाते हैं, जी। जैसे हल्दी-हल्दी, इसमें जाना भी मना होता है। इसको किस रूप से देखते हैं? सर मंदिरों में कहूँ तो ये साइंस है, क्योंकि जो हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है और जो मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी है वो एक साथ रिएक्शन करती है, तो जो हमारा जो गर्म खून है वो बहुत तेज प्रभाव में निकलता है, तो रिएक्शन करके वो तेज प्रभाव में निकलता है, और वहाँ पे जो बर्तन होते पीतल के वो उस रिएक्शन की वजह से हमारे छूने से काले पड़ जाते हैं, और लोगों को लगता है कि हम अपवित्र हैं, तो हमारी अपवित्रता से भगवान ने इन बर्तनों पे मतलब काले कर दिए। ये कुछ नहीं होता, ये साइंस होता है। और ये हल्दी वाली बात कहूँ तो खेतों वाली, ये हमारी पौराणिक मतलब रूढ़िवादी सोच है कि मतलब जो बुजुर्गों ने चलाया है उसे ही भावी पीढ़ी और ये वर्तमान पीढ़ी चला रही है कि हल्दी शुभ है, तो वहाँ पे हम इस सिचुएशन में नहीं जा सकते। ये हमारी रूढ़िवादी सोच है। जी, बिल्कुल। केवल आप महिलाओं के बारे में लिखती हैं, जैसे कि हमने देखा है पहाड़ों में अभी भी अनेक क्षेत्रों में जातिवाद भी होता है। आप जातिवाद के प्रति भी लोगों को जागरूक करती हैं? जी सर। जातिवाद के बारे में भी मैं लोगों को जागरूक करती हूँ। हाल ही में हमने बागेश्वर में एक कार्यक्रम भी कराया था, तो उसमें हमने बच्चों को नाटक करवाए थे और कविताएं भी लिखवाई थी जातिवाद के थ्रू। तो आप इसमें भी लिखती हैं? जी, जातिवाद पे लिखती भी जी। हैं? तो क्या लिखती हैं? सर जातिवाद पे तो मैंने गीत लिखा हुआ था, वो बहुत पुराना है, आई मीन अभी तो थोड़ा भी याद नहीं मुझे। मतलब गीत बना हुआ है औपचारिक रूप जी, से। वो गीत बना हुआ है। अगर हम सुनना चाहें तो उसे? सर यदि आप उसे सुनना चाहें तो मैं आपको उसे व्हाट्सएप कर सकती हूँ, मतलब रिकॉर्ड करके। तो यानी कि आप जातिवाद पे बात करती हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बात करती हैं, देश के अलग-अलग जगहों में ऑनलाइन माध्यम से लोगों को बता रही हैं कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। ये अच्छा प्रयास है। इस तरीके से अगर आज से ही पहाड़ की बेटियां जागरूक हों और पहाड़ को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हों, तो पहाड़ बदल सकता है। और जो पहाड़ की कुरीतियां हैं, जो रूढ़िवादी सोच की बात अभी की, तो वह धीरे-धीरे बदलने में बड़ा वक़्त लगेगा। तो किस तरीके से बदल सकते हैं और क्या कुछ सरकारों की तरफ से क्या कुछ किया जाना चाहिए? आप लिख रहे हैं, समझ रहे हैं इन चीज़ों को। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से जैसे शिक्षा पे भी मतलब थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। ऐसा होता है कि जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे भी काफ़ी मतलब अभी वहाँ पे भी होता है भेदभाव, स्कूल्स में भी होता है। तो नई शिक्षा नीति के द्वारा ये होना चाहिए कि जैसे जो अधिकार लड़के को मिल रहा है, लड़की को भी मिलना चाहिए, लड़की को मिल रहा है तो लड़के को भी मिलना चाहिए। और विद्यालय में ये होता है कि बच्चे अलग-अलग बैठते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़का-लड़की साथ बैठना चाहिए। सबसे हमें मतलब बचपन से ये बता दिया जाता है, लड़के-लड़की का भेद हमें घर से ही करा देता है दिया जाता है। जैसे ये होता है, 2 बच्चे हैं हमारे, तो माता-पिता ही मतलब उसमें भेद करते हैं। ये होता है बचपन से लड़की के लिए गुड़ियाँ लाई जाती है, बर्तनों का सेट लाया जाता है, तो वहीं पे लड़कों के लिए बैडमिंटन, हॉकी लाके उसे समझाया जाता है कि तू कमज़ोर नहीं ताकतवर है, और लड़की को ये बताया जाता है तू गुड़िया की तरह नाज़ुक है। वैसे ही विद्यालयों में भी होता है कि मतलब
मतलब लड़कियां लड़कों से नहीं बोलेंगी, इन लोगों के मतलब बीच में अंतर कर दिया जाता है अलग अलग बैठा के। ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को भी मतलब इस प्रकार की नीतियां बनानी चाहिए जिसमें बच्चे साथ बैठे साथ खाए ये वो। और सरकार को लड़कियों के लिए मतलब काफी योजनाएं सरकार ने की है और भी योजनाएं करनी चाहिए। जैसे काफी कुछ और विद्यालयों में भी बदलाव होने चाहिए। टीचर्स को भी जागरूक रहना चाहिए कि मतलब ऐसा भेदभाव कहीं पे टीचर्स जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के होते हैं तो वो जातिवाद पे भी भेदभाव कर देते हैं। कई टीचर तो बहुत देखे हैं मैंने कि जातिवाद पे भेदभाव करते हैं स्कूल में तक, और जेंडर इक्वलिटी में तो होता है, काफी भेदभाव करते हैं। जी बिल्कुल, ये बड़े विस्तार से बातचीत हो रही है और यह ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा विषय है जिस पे बात होनी भी चाहिए। हम देखते हैं कि आजकल हम इन विषयों पर बात करने से दूर भाग रहे हैं और जो भी सामाजिक लोग हैं वह आजकल राजनीतिक ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, लेकिन यह असली मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। क्या तो आपने देखा एक लड़की कितना मेहनत अभी से कर रही है पहाड़ को बदलने के लिए, महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए। हम कहते हैं कि पहाड़ की महिलाओं का जीवन ही असली संघर्ष है, पहाड़ की महिलाएं ही पहाड़ को आबाद किए हुए हैं, लेकिन अभी भी पहाड़ों में अनेक जगह महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको उस रूप से नहीं देखा जाता। उनको अभी भी 2024 की बात करूं तो कितने जगह पढ़ाया तक नहीं जाता, पढ़ाया भी जाता है तो 8, 10 या 12 में से स्कूल छुड़वा ही दिया जाता है। तो इस पे बात होनी चाहिए। जैसे शहरों में समानता आई है, पहाड़ों में भी समानता आए, इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं और ऐसे ही प्रयास करते रहे। और एक संदेश जो लोगों को आप देना चाहेंगे, संदेश? संदेश तो मैं ये देना चाहती हूँ कि मतलब अपनी फैमिली से परिवार से बेटा बेटी में समानता होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को मतलब ये परवरिश देनी चाहिए लड़कों को कि मतलब जो औरतें हैं लड़कियां हैं उनको अपनी बहनों की नज़र से देखना चाहिए। काफी लड़के ऐसे होते हैं जो मतलब लड़कियों के मजाक उड़ाते हैं और काफी छेड़खानियां भी करते हैं। तो हमें घर से ही समझाना चाहिए कि लड़कियों को मतलब उन्हें भी मतलब समाज में सम्मान मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत गहराई की बात है। महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और यह ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बात भी होनी चाहिए। तो आप देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद, हम अनेक लोगों से आपको मिलाते रहेंगे और मिलाते भी रहते हैं। अलग अलग जगहों में जाके लोगों से बात करेंगे, लोगों के विचारों को जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय देवी।